हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैप्टर की या फिर इस यूनिट के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको ज़रूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रशासनिक प्रबंधन। प्रशासनिक प्रबंधन से मैं तात्पर्य यहाँ पे है कि किसी प्रशासन को चलाने के लिए उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो प्रशासन है वो अच्छी तरह चल सके। ठीक है, कि सपोज़ करिए कि अगर आपने कोई कंपनी खोली है तो उस कंपनी में काम किस प्रकार होगा कि वो कंपनी ग्रो करे, ये आपको देखने का काम है। ठीक है, और यही प्रशासनिक प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद पहला पॉइंट आता है प्रशासन प्रशासनिक प्रबंधन उपागम विज्ञान और सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इस बात पर बल देता है कि किसी संगठन में प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रशासनिक प्रबंधन है वो विज्ञान और सिद्धांतों मतलब साइंस और थ्योरीज में सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। उसके बाद ये किस पे बल देता है कि किसी प्रबंधन को किस प्रकार चलाना चाहिए, मतलब संगठन का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इन सभी सिद्धांतकारों के कुछ मत थे जिन पर वे सभी सहमत थे। ठीक है, तो कई सारे सिद्धांतकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करे। उसके बाद पढ़ाई करके एनालाइज करके ये पता चला कि कुछ मत ऐसे हैं जिस पे तीनों सिद्धांतकार एकदम सहमत हैं और वो निम्नलिखित हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला मत है यह उपागम प्रशासन के संगठन की संरचना पर जोर देता है। उन सिद्धांतकारों के अनुसार जिन्होंने इस उपागम में योगदान दिया, संरचना के बिना कोई संगठन कार्य नहीं कर सकता और यह वह संरचना है जो संगठन की आवश्यकता के लिए मानव की प्रकृति को ढालती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात सामने निकल कर ये आई कि सब जितने भी सिद्धांतकार थे उनको पता चला कि वह सब एक ही मत पे सहमत हैं। वो है कि इनका सिद्धांत किस पे काम करता है, मतलब किसी संगठन की संरचना पर ध्यान देता है। उसके बाद इसमें योगदान किस बात पर दिया गया है कि जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया वो कहते हैं कि किसी भी संगठन को बिना संरचना बनाए नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, अगर आपने कोई कंपनी खोली है या फिर कोई संगठन खोला है तो वो संगठन बिना किसी संरचना के नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक आप उसमें कार्य टॉपिक वाइज नहीं करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कार्य सही प्रकार नहीं करेंगे, आपका संगठन नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा बताया इन्होंने कि यह उपागम औपचारिक संगठन की संरचना के लिए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण से संबंधित है। इनमें से कई सिद्धांत औद्योगिक संगठन के प्रमुख सिद्धांतकारों के अनुभव पर आधारित है। तो ये जो उपागम है प्रशासनिक प्रबंधन, ठीक है, इसमें औपचारिक संगठन की रचनाओं के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया। मतलब किसी भी इन्होंने कई सारे सिद्धांत बनाए जो कि किसी भी संगठन में चल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करें जो कि किसी भी संगठन में चल सकते हैं और उसे काम करने के लिए कारगर बना सकते हैं। इनमें से कई सिद्धांतकार कहाँ पे काम करा, कई सिद्धांतकारों ने औद्योगिक संगठन में प्रमुख अनुभव प्राप्त किया है। ठीक है, तो कई सिद्धांतकारों ने औद्योगिक संगठनों से अपना अनुभव प्राप्त किया है। उसके बाद इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त है क्योंकि उन्हें उद्योग और सेना के कठोर अनुभव अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया गया। तो जितने भी सिद्धांतकार हैं उन्होंने जो अपना अनुभव प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है उद्योग और सेना के कठोर अवलोकन से। मतलब उन्होंने सेना और उद्योग का कठोर कह सकते हैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ाई करी है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी। उसके बाद इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। फिर एक व्यक्ति आते हैं हेनरी फेयोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हेनरी फेयोल के बारे में बताएं या फिर उनके सिद्धांत के बारे में बताएं। तो बात करें हेनरी फेयोल, यह एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे। ये एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे जो उद्योगपति और सफल प्रबंधक माने जाने वाले प्रमुख थे। ये व्यक्ति कह सकते हैं फ्रांस में खनन के इंजीनियर थे और साथ में काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे, सफल व्यक्ति थे। ठीक है, जिनका प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। वे प्रबंधन प्रक्रिया विचारधारा के शुरुआती विचारकों में से एक थे। ये पहले विचारक थे जिन्होंने प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर आता है लोक प्रशासन में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और वो किस पे है, थ्योरी सॉरी
आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट 1923, ये बुक उन्होंने पारित करी या फिर प्रस्तुत करी, जिस बुक के अंदर उन्होंने अपने लोक प्रशासन के बारे में अपने मत को प्रस्तुत किया। इसके अलावा उनका काम आप कहीं और देख सकते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी उन्होंने अपना काम प्रस्तुत किया है। फिर आता है फेयोल ने प्रबंधन के कर्तव्यों के 5 तत्वों की प्रमुख जांच की, जो कि ये है नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। ये 5 तत्व उन्होंने बताए किसमें, प्रबंधन के अंदर। जब आप प्रबंधन कर रहे हो या फिर आप कह सकते हैं किसी की संरचना बना रहे हो संगठन की, तो ये 5 तत्व उसमें होना अनिवार्य है। फेयोल ने 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो कि निम्नलिखित है। फेयोल ने किसी संगठन को चलाने के लिए 14 सिद्धांत बताए, वो ये हैं। कार्य का विभाजन, प्राधिकारी और जिम्मेदारी, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा निर्देशता की एकता, व्यक्ति हित की सामान्य हितों के प्रति अधीनता, कर्मियों का परिश्रम, केंद्रीकरण, ये। और उसके बाद स्केलर स्केन, आदेश, निष्पक्षता, कर्मियों की पदोन्नति, पहल, सामंजस्य। ये उन्होंने 14 पॉइंट ऐसे बताए जो कि किसी संगठन को चलाने के लिए मदद करेंगे। जो पहले 5 पॉइंट थे, आप इनमें कंफ्यूज मत होना कि जो पहले 5 पॉइंट थे वो अनिवार्य है, ठीक है। जब आप कह सकते हैं मैप बनाएंगे किसी संगठन का कि इसमें इस सेक्टर में ये वाला काम होगा, उस सेक्टर में वो वाला काम होगा, यहाँ से काम होके वहाँ जाएगा, इस प्रकार का जब आप एक मैप तैयार करेंगे अपने दिमाग में, तो वो 5 तत्व वहाँ पे होने चाहिए। दूसरा, ये जो 14 काम है, ये काम संगठन को चलाने के लिए होंगे, ठीक है। कि सबसे पहले आपको काम का विभाजन करना होगा इस प्रकार से। उनका मत था कि अच्छे प्रशासन के लिए कुछ प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे लक्षण निर्धारित किए जो कि एक अच्छे प्रबंधक में होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई ग्रुप बनता है या फिर कोई संगठन बनता है, तो उसमें को अच्छे से कार्य करने के लिए कुशल और अच्छे प्रबंधक की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए उन्होंने 5 या फिर कह सकते हैं कुछ गुण को बताया जो कि होने चाहिए। उसमें शारीरिक गुण होना चाहिए, मानसिक गुण होना चाहिए, नैतिक गुण, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। ये सब चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। फिर हमारे नेक्स्ट जो व्यक्ति आते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल दोनों ने वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में अमूल्य योगदान दिया, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल ने दोनों ने किस में योगदान दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन में काफ़ी योगदान दिया। जहाँ टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को विशेष रूप से केवल उत्पादन प्रक्रिया या कार्यशील प्रबंधन की ओर लक्षित किया था, वहीं फेयोल ने सिद्धांत को एक सार्वभौमिक समूह दिया जो सभी प्रकार के संगठनों में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलर और कह सकते हैं आपके टेलर और हेनरी फेयोल दोनों के अंदर अंतर बताया है। टेलर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो क्या काम करे, उत्पादन और प्रक्रिया के रिगार्डिंग काम करे और उसको पर ध्यान दे। पर हेनरी फेयोल ने बताया एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि सभी तरह के संगठनों में काम किया जा सकता है। उसके बाद आता है लूथर गुलिक और उल्रिक। ये 2 व्यक्ति आते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए। तो बात करें हम, गुलिक और उल्रिक के कार्यों ने प्रशासन के विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया और उनके कार्य द पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 इस संबंध में उल्लेखनीय थे, ठीक है। तो गुलिक और उर्वरिक ने अपना अच्छा काम किया प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में, आप उनका काम देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बुक पारित करी जिसका नाम था द पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में ये बुक आई थी। उसके बाद है कि गुलिक और उर्विक की विचार प्रक्रिया सिविल सेवा, सैन्य, औद्योगिक संगठनों में काम करने के अनुभव से प्राप्त हुई थी और इसने लोक प्रशासन के कामकाज पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण किया, ठीक है। तो गुलिक और उल्रिक ने अपना अनुभव कहाँ से प्राप्त किया था या फिर एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त किया था, सिविल सर्विस करके, सेना और औद्योगिक के संगठनों में काम करके उन्होंने अपना कह सकते हैं आपने कि उन्होंने अपनी नॉलेज गेन करी। फिर आते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयोल के कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने संगठन को सार्वभौमिक सिद्धांत को संश्लेषित किया, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयोल के काम से प्रेरित होकर गुलिक और उर्वरिक ने क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांत का संश्लेषित प्रस्तुत किया। सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत था, उसको संश्लेषित करके प्रस्तुत किया
जिससे संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत और प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ठीक है, जिसको किसी संगठन के किस सिद्धांत के शास्त्रीय सिद्धांत और प्रशासनिक प्रबंधन के रूप में माना जाता है। यह एक संगठन को डिजाइन करते समय गुलिक और उर्वरिक के लिए संगठन में व्यक्तियों की भूमिका की तुलना में प्रशासन की संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुलिक और उर्वरिक थे वो किस चीज पे ध्यान देते थे, व्यक्ति पे कम ध्यान देते थे, पर प्रशासन की संरचना पर अधिक ध्यान देते थे। संगठन की संरचना पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उन्होंने बताया। फिर आता है कि उर्वरिक के दोषपूर्ण संरचनाएं समाज में वैमनस्य और भ्रम के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो उर्वरिक के दोषपूर्ण संरचनाएं समाज के वैषम्य के लिए किसके लिए जिम्मेदार है। फिर आते हैं कि उर्वरिक के अनुसार डिजाइन की अनुभव क्रूर, बेकार है और अक्षम है। उर्वरिक ने बताया कि अगर कोई संगठन बनाया जाए और उसमें डिज़ाइन ना बनाया जाए उसका, तो वो संगठन व्यर्थ है, उसमें कोई काम नहीं होगा, उसमें सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने बताया। प्रथम, डिज़ाइन के अभाव में नौकरी की प्रकृति और इसके लिए आवश्यक योग्यता स्पष्ट हो जाती है और नियुक्त व्यक्ति को वेतन देना जिसे अपने पद के कार्यों का कोई पता ना हो अतार्किक है। ठीक है, तो प्रथम डिजाइन, उन्होंने कुछ डिजाइन प्रस्तुत किए जो कि प्रथम डिजाइन बताता है कि नौकरी की प्रकृति और इसके लिए आवश्यक योग्यता स्पष्ट की जाती है। पहले ही पार्ट में ये बता दिया जाता है कि कौन व्यक्ति कौन सी नौकरी करेगा। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़े लिखों की नौकरी मिलेगी, अगर वो अनपढ़ है तो उसे अनपढ़ की नौकरी ही मिलेगी। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ नियुक्त कर देना और पैसे देना जबकि उसे कुछ नहीं आता, वो अतार्किक है। बात करें द्वितीय उसमें बताया, दूसरे उसमें कि नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता के साथ साथ अपने कर्तव्यों की औपचारिकता व्यक्ति को नियुक्त करने भी क्रूर और व्यर्थ है। उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास नौकरी के लिए आता है, ठीक है, उसके पास नौकरी के लिए क्या चाहिए आपको। अगर नौकरी के लिए आपको बीटेक चाहिए तो आप बीटेक के ही स्टूडेंट को रखेंगे या फिर बीटेक के ही एम्प्लॉय को रखेंगे, ना कि आप किसी और को रख लेंगे जो पढ़ाई कर रहा है या फिर कम पढ़ा हुआ है, तो उसे तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वही बताया गया है कि उसको जितना भी उसके अंदर आवश्यक योग्यता है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ औपचारिकता व्यक्ति को नियुक्त करने भी क्रूर। किसी व्यक्ति को अगर आप अपने ऐसे ही कर देते हैं, जान पहचान में है, और अगर आप उसे कर देते हैं तो ये क्रूरता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, व्यक्ति तृतीय में होता है कि यदि नौकरी के कार्यों की अच्छी तरह डिजाइन नहीं किया गया तो श्रमिकों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता का विकास बाधित वो होता है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में ये बताया कि अगर हम कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर या फिर मैप नहीं बनाते हैं किसी संगठन को चलाने का, तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सबके बीच में मतभेद पैदा हो जाएगा और उनको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक संरचना के डिजाइन के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया। गुलिक ने प्रशासन के 10 सिद्धांत बताए जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो गुलिक ने प्रशासन को चलाने के लिए 10 सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पहला, कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता, विभागीय संगठन के आधार, पद सौंपना द्वारा समन्वय, विमर्श, इस संबंध में समिति और के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ प्रत्योजन, नियंत्रण के क्षेत्र। ठीक है, तो ये है। उसके बाद गुलिक आते हैं। गुलिक ने ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ही रट लीजिए कि ये क्या है आखिर। POSDCORB। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलिक भी फेयोल द्वारा 5 तत्वों से प्रभावित थे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका आप देख सकते हैं, पोस्ट कॉर्ब आप इसको कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है निम्नलिखित चीज़ें। सबसे बताया कि पी से क्या आता है, यहाँ पे आता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बैजिंग। ये उन्होंने शॉर्ट फॉर्म उसकी दी। ठीक है, जो कि किसी संगठन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर आपका एक और सिद्धांत आता है विभागीयकरण की सिद्धांत, या फिर थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलिज्म। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करें, यह सिद्धांत कार्य के विभाजन और विभाग के निर्माण के लिए 4 आधारों की पहचान करता है, ठीक है। ये काम क्या कर ये सिद्धांत का क्या काम है? इसका काम है कि कार्यों का विभाजन करना, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका अच्छे से विभाजन करना, और दूसरा विभाग के निर्माण के लिए 4 आधारों की पहचान करता है, ठीक है। तो किसी भी विभाग या फिर बनाने के लिए उसमें 4 आधार होने चाहिए, उसके 4 बेसिक स्ट्रक्चर होने ही चाहिए। फिर देखें, आमतौर पर देखा जाता है कि विभाग अक्सर कर्तव्यों के निर्धारण के मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर आप देख सकते हैं किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट में कि जहाँ पे विभाग का यहाँ पे तात्पर्य है कि डिपार्टमेंट, ठीक है, वो डिपार्टमेंट किसी ना किसी चीज़ से जूझ ही रहा होगा, उसको परेशानियाँ होंगी, किसी और डिपार्टमेंट का काम भी उसे मिल जाता होगा, या फिर उस पर ही काम कम नहीं होता होगा। तो इस प्रकार से ना उनके बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं। इस समस्या के निवारण हेतु 4PS सिद्धांत द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो उन्होंने 4S के सिद्धांत को 4P के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो कि यह है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान, ठीक है। उद्देश्य का मतलब पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या होगा, पर्सन कौन है, और उसके बाद प्लेस क्या होगी, ये उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत कार्य विभाजन को मान्यता देता है तथा समाज के प्रमुख संरचनात्मक विशेषज्ञता है, ठीक है, प्रमुख है। उन्होंने 4P का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत क्या है? विभाजन को मान्यता देता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना जाना चाहिए, इसके ऊपर। उसके बाद आती है आलोचना। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत को तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा था। जब ये सिद्धांत आया तो इसको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। जो पहले व्यक्ति आते हैं वो आते हैं हार्वर्ड साइमन। इस उपागम के बारे में बताते हैं कि ये उपागम सबसे कठोर आलोचकों में से एक है। ये इस उपागम के सबसे कठोर आलोचक हैं। इन सिद्धांत को घरेलू कहावत, मिथ्यक, नारेबाजी, निरंतरता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं, ठीक है। हार्वर्ड साइमन जो है वो इस सिद्धांत को घरेलू कहावत, मिथक, नारेबाज, निरंतरता का सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। तो आप इसको इस प्रकार ही लिख सकते हैं। यह सिद्धांत अस्पष्ट और परस्पर विरोधाभासी है, ठीक है। तो ये सिद्धांत उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये सिद्धांत क्या है? सबसे पहले ये सिद्धांत व्यर्थ है, अस्पष्ट है, इसको कोई समझ नहीं सकता जल्दी से। उसके बाद ये परस्पर विरोधाभासी है, मतलब ये लोगों के बीच में विरोध उत्पन्न करता है, जिसमें कोई भी यह संकेत नहीं देता कि कौन सा सिद्धांत विरोधाभासी के मामले में लागू होगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंदर भी अगर छोटे छोटे सिद्धांत हैं तो कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सा सिद्धांत विरोधाभासी है और कौन सा नहीं है। ये एक काफ़ी कठिन कार्य है। उसके बाद आता है गुलिक द्वारा दिए गए संगठन के आधारों पर असंगत के आधार पर आलोचना की गई, ठीक है। तो गुलिक ने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए उसको आप कह सकते हैं कि वो उनको मान्यता ही नहीं दी गई, ठीक है, अमान्य कहकर उसकी आलोचना की गई। सिद्धांत स्पष्ट और एक दूसरे से अलग है। सिद्धांत आदेशात्मक के बजाय व्यक्त्यात्मक अधिक है, और वे बताते हैं कि काम को कैसे विभाजित किया जाना चाहिए बजाय कैसे विभाजित किया जाना चाहिए पर बल देते हैं, ठीक है। तो गुलिक का जो सिद्धांत था उसको अमान्य मान लिया गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बताया गया कि ये सिद्धांत जो है एक दूसरे से अलग है। फिर सिद्धांत आदेशात्मक की बजाय व्यक्त्यात्मक अधिक है, ठीक है। आदेश देने की बजाय क्या है, ये किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली व्यक्ति को टारगेट करते हैं किसी कार्य के लिए। उसके बाद ये बताते हैं कि किसी कार्य को विभाजित किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस पर बल देने की बजाय ये क्या करते हैं कि विभाजित कार्य पर बल देने के अधिक कार्य करते हैं। उसके बाद आता है यह उपागम मानवीय तत्व और मानवीय परिणाम की उपेक्षा की भी आलोचना करते हैं, ठीक है। तो ये जो तत्व है ये क्या करेंगे, मानव के तत्वों को और मानवीय परिणाम को भी आलोचक करते हैं। इस उपागम में मानव की भूमिका को मशीन के केवल पुर्जों द्वारा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये जो उपागम प्रस्तुत किए गए इनमें केवल एक मानव मशीन का एक पुर्जा है जो कि सिर्फ काम कर रहा है और इसका कोई काम नहीं है।
फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है, आप कह सकते हैं प्रासंगिकता है। इस सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए कि प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना के बावजूद आज भी इस प्रशासन की क्या है, आप कह सकते हैं प्रासंगिकता है। हम इन सिद्धांत जैसे वर्तमान संगठनों में कार्य का विभाग, समन्वय, प्रतियोजन आदि के कार्यरत पाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी सिद्धांत इन लोगों ने प्रस्तुत किए हैं वो सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कार्य का विभाजन, प्रतियोजन, समन्वय, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद प्रतियोजन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान में हम इन सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। उसके बाद संगठन इन सिद्धांतों का पालन किए बिना कार्य नहीं कर सकता, ये सबको पता है। ये सबको पता है कि कोई भी संगठन किसी भी मैप या स्ट्रक्चर के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह सिद्धांत लोक प्रशासन और प्रबंधन के विद्यार्थियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में बढ़ाया जाना जारी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नॉलेज कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही है। उसके बाद आता है कि बहुत से लोगों ने सिद्धांतों की आलोचना की, परंतु इन सिद्धांतों को कोई फल विकसित नहीं कर पाया। ठीक है, तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना की, जैसे कि हॉर्बर्ट साइमन, पर इसका कोई एक पक्का हल ये निकल नहीं पाया, या फिर इन सिद्धांतों को बैन नहीं कर दिया गया। फिर आता है कि वे बेहतर सिद्धांतों से उन्होंने प्रतिपादित करने में असफल रहे। प्रशासन के सिद्धांतों ने प्रशासन के बाद सिद्धांतों के विकास के लिए आधार प्रस्तुत किया। अब बात करें तो जितने भी सिद्धांत आए, उसके बाद जितने भी सिद्धांत अलग से आए, जो कि आप कह सकते हैं आलोचकों द्वारा दिए गए सिद्धांत थे, वो सिद्धांत सफल नहीं हो पाए और वो विफल हो गए। उसके बाद जितने भी बेसिक सिद्धांत थे, ठीक है, प्रशासन के सिद्धांतों ने प्रशासन के बाद सिद्धांतों के विकास के लिए आधार प्रस्तुत किया। प्रशासन के बेसिक सिद्धांतों ने लोगों को आधार दिया कि आप इसके ऊपर स्टडी करिए, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करिए, अगर आपका सिद्धांत अच्छा होगा तो उसे पास कर दिया जाएगा। संगठनों में हो रहे परिवर्तन के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ यह सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, उनको मान्यता प्राप्त है, आज भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। इस चैप्टर में मैंने काफ़ी पूरा चैप्टर ही कवर करा दिया है, काफ़ी पॉइंट है जो कि डिस्कस करें, बट हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए, तो आप अब एक बार अपनी बुक को भी ज़रूर रीड करें। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें।